हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। चलो आज हम आपकी सोशल साइंस बुक का चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी को एकदम आसान तरीके से समझेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। जरा अपने आसपास देखो, आपको लोग अलग अलग काम करते हुए दिखेंगे। कोई खेती कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो कोई ऑफिस में। इतना कुछ हो रहा है, इट्स अ लॉट, राइट? तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आखिर हम समझे कैसे? वेल, इसका आंसर काफी सिंपल है। वी ग्रुप देम। हम इनको क्लासिफाई करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, और उन्हीं ग्रुप्स को हम कहते हैं सेक्टर्स। ओके, चलो इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। तो सबसे पहले जहां से सारी कहानी शुरू होती है, द प्राइमरी सेक्टर। देखो, इस सेक्टर में हम सीधे नेचुरल रिसोर्सेज को यानी नेचर को एक्सप्लॉइट करके गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे जमीन से अनाज उगाना, जमीन के नीचे से मिनरल्स निकालना, या पशुओं से दूध लेना। इसे प्राइमरी इसलिए कहते हैं बिकॉज वेल इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स। और क्योंकि इसमें ज़्यादातर एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर, डेयरी और फिशिंग जैसी चीज़ों से जुड़ी हैं, इसे हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। एक बढ़िया एग्जाम्पल है कॉटन की खेती। कॉटन एक नेचुरल प्रोडक्ट है, राइट? और उसकी ग्रोथ पूरी तरह से नेचुरल फैक्टर्स जैसे बारिश और धूप पर डिपेंड करती है। सो दिस मेक्स इट अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर से हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स मिल गए। अब आगे क्या होता है? वेल, अब उन्हें ट्रांसफॉर्म किया जाता है और ये हमें ले आता है सेकेंडरी सेक्टर में। तो ये है सेकेंडरी सेक्टर। यहाँ पर नेचुरल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस से गुजारकर दूसरे फॉर्म्स में बदला जाता है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि फाइनल प्रोडक्ट नेचर से नहीं, बल्कि हम इंसानों ने बनाया है, किसी फैक्ट्री में, वर्कशॉप में, या शायद घर पर ही। दैट्स वाई इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिट्टी से ब्रिक्स बनाना। हमने एक नेचुरल रिसोर्स यानी मिट्टी को यूज करके उसे एक मैन्युफैक्चर्ड गुड यानी ईट में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल है ना? ओके, सो हमने प्राइमरी सेक्टर में चीजें उगाई और सेकेंडरी सेक्टर में बनाई, बट ये प्रोडक्ट्स हम तक पहुंचेंगे कैसे? दैट ब्रिंग्स अस टू आवर थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, एंड हियर इट इज द टर्शियरी सेक्टर। अब ये सेक्टर खुद कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता। इसके बजाय ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर्स को सपोर्ट करता है, उन्हें डेवलप होने में हेल्प करता है। इसको एक हेल्पिंग हैंड की तरह सोचो। एक्टिविटीज जैसे ट्रांसपोर्ट, जो सामान को इधर से उधर ले जाता है, या बैंकिंग, जो पैसे के ट्रांजैक्शंस में हेल्प करता है, ये सब सर्विसेज हैं, गुड्स नहीं। इसलिए इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। और हाँ, इसमें ऐसी जरूरी पर्सनल सर्विसेज भी आती हैं जो हम सबको चाहिए, जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, और आज के ज़माने की मॉडर्न आईटी सर्विसेज जैसे कॉल सेंटर्स और इंटरनेट कैफेज भी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये तीनों सेक्टर्स अकेले काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ये एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, यानी दे आर हाईली इंटरडिपेंडेंट। चलो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। सोचो क्या होगा अगर किसान शुगर मिल्स को गन्ना यानी शुगर केन बेचने से मना कर दें। सिंपल, एक शुगर मिल को शट डाउन हो जाएगा, उसे रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा ना। ये एकदम साफ दिखाता है कि सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर पर कैसे डिपेंड करता है। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सोचो अगर सारे ट्रक ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक पर चले जाएं, तब क्या होगा? तो शहरों तक खाना नहीं पहुंचेगा और गांव के किसान अपने प्रोडक्ट्स बेच नहीं पाएंगे। ये दिखाता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही सेक्टर्स टर्शियरी सेक्टर पर कितना डिपेंड करते हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, तो हमारी इकोनॉमी हर साल इतने सारे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, गाड़ियां, कंप्यूटर्स, बिस्किट्स, यू नेम इट। इन सब की टोटल वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? हाउ डू वी इवन मेजर द साइज ऑफ आवर इकोनॉमी? यहाँ एक प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम हर चीज़ की वैल्यू को बस ऐड करते गए तो हम एक ही चीज़ की वैल्यू को बार बार काउंट कर लेंगे, जिससे टोटल वैल्यू गलत आएगी। इसे कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू काउंट करें, यानी वो चीज़ें जो आखिर में सीधे कंज्यूमर तक पहुंचती हैं। हम उन इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करते जो उन्हें बनाने में यूज हुए हैं। इसे समझने के लिए एक बिस्किट की जर्नी देखते हैं। देखो, फार्मर ने गेहूं बेचा 20 रुपए का, फिर मिल ने उसका आटा बनाकर 25 रुपए का बेचा, और आखिर में बिस्किट कंपनी ने आपको फाइनल बिस्किट्स बेचे 80 रुपए के। यहां गेहूं और आटा इंटरमीडिएट गुड्स हैं। So the most crucial point is
टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम 20 + 25 + 80 नहीं जोड़ेंगे, हम सिर्फ बिस्किट की फाइनल वैल्यू काउंट करेंगे, 80 रुपीस, क्योंकि इस 80 रुपए में गेहूं और आटे की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सिंपल। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन टू द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, इन तीनों सेक्टर्स में से आपको क्या लगता है कौन सा सेक्टर आज इंडिया में सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है और क्यों? सोचिए इसके बारे में, हम अगले पार्ट में इस पर डिटेल में बात करेंगे। सी यू देन। All right, welcome back, everyone. So, today we're going to continue our look at the sectors of the Indian economy. And you know what? We're about to crack a huge economic puzzle, a mystery that's right at the heart of how India is developing. You ready for this? Let's go. So, let's jump right in. Here's the big puzzle we need to solve today. Think about it. The service sector, things like IT, banking, tourism, that's the engine of our economy, right? That's where most of the money's being made. But, and this is a big but, most Indians are still working in agriculture. How does that make sense? Why is there such a huge disconnect? Okay, to really get to the bottom of this, we've got to look at the numbers. The data tells a really interesting story. Let's check out the figures from 2017-18. All right, have a look at this chart. It's all about where India's money comes from. We call this the gross value added, or GVA. Basically, the total value of goods and services produced. And wow, look at that big slice. The tertiary sector, or what we call the service sector, makes up a whopping 55% of our economy. That's more than half. Okay, so remember that 55% number? Now look at this. This is where things get really interesting. This chart shows where people actually work. And you can see the primary sector, which is mostly agriculture, employs almost 44% of our people. Almost half. Do you see the problem here? The money is coming from services, but most of the jobs are still stuck in farming. That's the mismatch right there. So you might be wondering, is this normal? Well, let's take a quick look at how economies usually grow. There's kind of a textbook path that most developed countries have followed. So here's the typical journey. You start with step 1. Almost everyone is in farming, the primary sector, right? Then as the country develops, you get step 2. People start moving to factories, the secondary sector. And finally, you hit step 3. Most people shift into the service sector. It's a pretty smooth, logical progression from one to the next. So the big question is, did India follow this same path? Let's investigate. First, we'll look at the production side of things, the GBA. And get this, when you look at production, it seems like India followed the textbook path perfectly. Look at this growth. Over 40 years, the service sector's contribution just exploded. It grew more than 14 times. That is absolutely massive. So yeah, the primary sector's share of the money went down, and the tertiary sectors went way up. So far, so good, right? Well, that's only one half of this story. Because what about the jobs? What happened with employment? This is where our puzzle gets really tricky. See, unlike that huge shift we saw in production, the same thing just didn't happen with jobs. The number of people in farming did go down a bit, sure, but even today, it's still the biggest employer by a long shot. The secondary and tertiary sectors, they grew, but they just didn't create nearly enough jobs to pull people over. And this right here, this is the heart of the problem. Just think about this for a second. More than half of our country's workers are in the primary sector, but they're only producing about 1/6 of the economic value. You have a huge number of people creating a very small piece of the pie. That is a huge imbalance. So, what's the solution to our mystery? What explains this imbalance? The clue lies in one really important idea: underemployment. You might also hear it called disguised unemployment. Let's figure out what that means. Probably the easiest way to understand this is with a story. Let's use an example right out of your textbook. Let's talk about a small farmer named Lakshmi. Okay, so here's the situation. Lakshmi's family has a small farm, just 2 hectares, and all 5 members of the family, every single one, works on that little piece of land. And the reason they all work there is simple. They don't have any other job options. But let's pause and think about that. A 2-hectare plot. Do you really need 5 people to farm that land? Well, the answer is no. The truth is, even if you took 2 people out of that family and they found work somewhere else, the farm's output, the amount of crops they grow, would not change one bit. It would stay exactly the same.
And that, my friends, is the perfect illustration of disguised unemployment. It's when people look like they're working, they're busy all day, but they're not actually being as productive as they could be. Their effort is just getting divided up. They're working, but they're not all needed. Now, it's really easy to think this is just a problem in villages, just about farming, but that's not true at all. You can see the exact same thing happening in our cities. Think about it. You've probably seen casual workers, right? Painters, plumbers, waiting around for a daily job. Or maybe people selling things on a street cart. They might spend the whole day out there, working hard, but they end up earning very little. They're doing this because there aren't better jobs available. That's urban underemployment. All right, let's wrap this up. We've gone through all the clues. We've looked at the evidence. So, what's the big takeaway from all this? What's the solution to our great employment puzzle? It really comes down to this. India's economy grew, and it grew fast, thanks to the service sector. But that growth didn't create enough new jobs. It didn't create enough opportunities in industry and services to pull all the extra people out of agriculture. And that's the core reason for the whole puzzle. So there you have it. We've solved the puzzle of why things are the way they are. But solving a puzzle about the past just opens up a huge challenge for the future, doesn't it? The real question now is, how do we fix this? How can India create millions of new, productive jobs so that everyone can work to their full potential? That's the next big puzzle we all need to think about. Thanks for joining me. हेलो बच्चों, वेलकम। तो आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम आपके सोशल साइंस बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने वाले हैं। हम बात करेंगे इंडिया में जॉब्स के बारे में और आखिर हम सबके लिए ज़्यादा और इम्पॉर्टेंटली बेहतर जॉब्स क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। इंडिया जैसे इतने बड़े देश के लिए सबसे बड़ा सवाल क्या है? यही ना कि हम और जॉब्स क्रिएट कैसे करें? सो लेट्स डाइव राइट इन। ओके, इस पूरी प्रॉब्लम को ना एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो मिलते हैं लक्ष्मी से। ये कहानी आपकी बुक से ही है। लक्ष्मी एक छोटी किसान है। अब उसके सामने एक अजीब सी प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब काम तो है उसके पास, लेकिन बस इतना नहीं कि वो अपनी लाइफ ठीक से चला सके। तो सवाल ये उठता है कि हम लक्ष्मी जैसे लाखों करोड़ों लोगों की हेल्प कैसे करें? और इसमें आप जानते हैं गवर्नमेंट एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकती है। पर कैसे? चलिए देखते हैं। अब देखो, ये जो प्लान है ना, ये सुनने में सिंपल लगता है, पर इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। ये एक तरह की चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है जिससे ढेर सारी जॉब्स निकलेंगी। पहला स्टेप, पानी यानी इरिगेशन के लिए डैम्स और कैनाल्स बनाओ। दूसरा, एक्सेस, गांव तक आने जाने के लिए अच्छी सड़कें और अनाज रखने के लिए स्टोरेज। तीसरा, पैसा, किसानों को बैंक से सस्ता लोन यानी क्रेडिट मिलना चाहिए। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, गांव के आसपास ही छोटी मोटी इंडस्ट्रीज लगाओ। और ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे लास्ट पॉइंट का। ये तस्वीर हरियाणा की एक गुड़ यानी जैगरी बनाने की यूनिट की है। अब सोचिए, जब ऐसी लोकल इंडस्ट्रीज गांव के पास ही खुल जाती हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? लोगों को काम के लिए अपना घर, अपना गांव छोड़कर शहर नहीं जाना पड़ता, राइट? और एक बात समझो, जॉब्स क्रिएट करने का मतलब सिर्फ खेती-बाड़ी नहीं है। एक गवर्नमेंट स्टडी ने पता है क्या बताया कि अगर हम सिर्फ अपने एजुकेशन सेक्टर को ठीक कर लेना तो अकेले उससे 20 लाख नई जॉब्स बन सकती हैं। जस्ट इमेजिन। और यही बात हेल्थ और टूरिज्म जैसे सेक्टर्स पर भी लागू होती है। पोटेंशियल बहुत है। ओके, अभी तक जो हमने बात की वो थी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, पर लोगों को तो आज काम चाहिए, राइट? तो इमीडिएट हेल्प के लिए भी गवर्नमेंट के पास कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं। सबसे फेमस है MGNREGA 2005। ये एक कानून है, एक लॉ, जो गांव के लोगों को साल में 100 दिन के काम की गारंटी देता है। एक तरह से ये काम का अधिकार है, इसलिए इसको राइट टू वर्क भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि जॉब्स कैसे क्रिएट करनी है, पर यहाँ एक और बहुत बड़ा सवाल सामने आता है कि हम किस तरह की जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। जस्ट हैविंग अ जॉब इजंट इनफ। जॉब की क्वालिटी क्या है, ये बहुत मैटर करता है। चलिए इसी पॉइंट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक कहानी। ये कहानी है दो पड़ोसियों की, कांता और कमाल। तो एक तरफ है कांता, जो एक प्रॉपर ऑफिस में काम करती हैं, और दूसरी तरफ है कमल, जो पास की ही एक किराने की दुकान पर रोज की दिहाड़ी पर काम करता है, अ डेली वेज लेबरर। देखने में दोनों काम कर रहे हैं, पर इनकी वर्किंग लाइफ्स में जमीन आसमान का फर्क है। तो इनके जॉब्स में आखिर फर्क क्या है? जरा देखिए।
किंता की लाइफ कितनी सेट है, सुबह 9:30 जाती हैं, शाम 5:30 आ जाती हैं, रेगुलर सैलरी मिलती है, फ्यूचर के लिए प्रोविडेंट फंड है, मेडिकल बेनिफिट्स हैं और हाँ, पेड लीव भी। अब कमाल की तरफ देखो, वो सुबह 7:30 बजे से रात 8 बजे तक लगा रहता है। उसे मिलती है सिर्फ उस दिन की दिहाड़ी, कोई छुट्टी नहीं, कोई बेनिफिट नहीं, और सबसे बड़ी बात, उसके मालिक उसे कभी भी काम से निकाल सकते हैं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। यह जो कांता और कमाल के काम के बीच इतना बड़ा फर्क है ना बच्चों, यही हमें हमारी इकोनॉमी के वो अलग-अलग हिस्सों से मिलवाता है। इन्हें हम कहते हैं द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो कांता की जॉब वो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसका मतलब क्या है? सिंपल, यहाँ सब कुछ सिस्टमैटिक होता है, जॉब रेगुलर होती है, काम की गारंटी होती है। ऐसी कंपनीज गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होती हैं और सारे नियम कानून मानती हैं। मतलब कांता को जॉब सिक्योरिटी भी है और सारे बेनिफिट्स भी। और कमाल, वो काम करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ये बिल्कुल उल्टा है। यहाँ छोटी छोटी बिखरी हुई यूनिट्स होती हैं जिन पर गवर्नमेंट का कोई खास कंट्रोल नहीं होता। इसलिए यहाँ जॉब्स की सैलरी कम होती है, जॉब रेगुलर नहीं होती और सिक्योरिटी तो भूल ही जाओ। ना काम के घंटे फिक्स हैं, ना कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। ये है कमाल की दुनिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ और इसका जवाब थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है। आपको क्या लगता है, इंडिया में कांता जैसे वर्कर्स ज्यादा हैं या कमल जैसे? मतलब ज्यादा लोग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं या अनऑर्गेनाइज्ड में? सोचो जरा। अब इस चार्ट को देखो। द रियलिटी इज स्टनिंग। इंडिया में इतनी बड़ी मेजॉरिटी, मतलब ज्यादातर लोग कमाल की तरह अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, एक ऐसे सेक्टर में जहां कोई सिक्योरिटी नहीं है, जो बहुत वल्नरेबल है। तो जब हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो हम आखिर किन लोगों की बात कर रहे हैं? ये करोड़ों वर्कर्स है कौन? चलिए इस डेटा के पीछे जो असली चेहरे हैं उन्हें देखते हैं। ये कोई और नहीं, ये वही लोग हैं जिन्हें हम हर रोज अपने आसपास देखते हैं। हमारे खेत में काम करने वाले मजदूर और छोटे किसान, सड़क के किनारे ठेला लगाने वाले, हमारे घर बनाने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, स्टेशन पर बोझ उठाने वाले, कपड़े सिलने वाले, बुनकर, कारीगर, ये सब लोग बहुत मेहनत करते हैं पर बिना किसी जॉब सिक्योरिटी के साए के। ये तस्वीर देखिए, एक स्ट्रीट वेंडर। ये उन करोड़ों लोगों में से बस एक चेहरा है। ये चेहरा हमें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के डेली स्ट्रगल और उनकी कड़ी मेहनत की याद दिलाता है। और ये मत भूलिए, यही लोग हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं, द बैकबोन। तो अगर इतनी बड़ी आबादी इस सेक्टर में काम कर रही है, तो सबसे बड़ा और ज़रूरी सवाल क्या है? यही कि हम इन वर्कर्स को प्रोटेक्ट कैसे करें, इनकी सुरक्षा के लिए आगे का रास्ता क्या है। और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है क्यों? वो इसलिए क्योंकि बिना नियम कानून के इन वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान हो जाता है। उन्हें पैसा भी कम मिलता है और वो भी टाइम पर नहीं। जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, आज काम है कल नहीं। उनकी पूरी लाइफ बहुत ही अनस्टेबल रहती है। और देखो, यहाँ वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। हर किसी की ज़रूरत अलग है। जो गांव में किसान है, उसे टाइम पर बीज, सस्ता लोन और अपनी फसल रखने के लिए स्टोरेज चाहिए। और जो शहर में छोटी इंडस्ट्री चला रहा है, उसको सस्ता रॉ मटेरियल और अपना सामान बेचने के लिए मार्केटिंग में हेल्प चाहिए। पर यहाँ एक और बहुत ही ज़रूरी बात है जिसे हमें समझना होगा। ये मामला सिर्फ पैसे या जॉब का नहीं है, ये एक सोशल इशू, एक सामाजिक मुद्दा भी है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स और बैकवर्ड कम्युनिटी से आने वाले ज़्यादातर लोग इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, जिसका मतलब उन्हें ना सिर्फ कम पैसों और जॉब इनसिक्योरिटी से लड़ना पड़ता है, बल्कि कई बार सामाजिक भेदभाव यानी सोशल डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करना पड़ता है। तो हम इस इम्पॉर्टेंट डिस्कशन को इसी एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। इंडिया के फ्यूचर के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए हम ये कैसे पक्का करें कि हर वर्कर को, चाहे वो कोई भी काम करता हो, उसे सिक्योरिटी और डिग्निटी यानी सुरक्षा और सम्मान दोनों मिले। सोचिए इस बारे में। जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, वो कौन से कदम हैं जो हमें उठाने चाहिए ताकि हर काम की इज्जत हो और हर काम करने वाला इंसान प्रोटेक्टेड महसूस करे।